नमस्कार दोस्तों, आज लिटरेरी लाउंज स्टूडियो में मैं प्रेरणा रोहिला एक ऐसे कलाकार का इस्तकबाल कर रही हूं जो पिछले 15 सालों से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में है, थिएटर भी करते आए हैं और उनकी मेरठ से मुंबई तक की जर्नी के बारे में आज हम उनसे गुफ्तगू करने वाले हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं रवीश राठी जी से। नमस्कार रवीश राठी जी, वेलकम टू लिटरेरी लाउंज स्टूडियो। तो रवीश जी, आप मुंबई से मेरठ आए हैं हमसे बातचीत करने के लिए, पर आप बिलोंग मेरठ से करते हैं, तो आपकी मेरठ से मुंबई, मुंबई से मेरठ तक की जो जर्नी रही है आज तक, थोड़ा उस बारे में बताएं हमें। नमस्कार प्रेरणा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने शो पे बुलाया, पॉडकास्ट पे बुलाया। एक्चुअली मेरठ तो मेरा होम टाउन है ही और मेरी पढ़ाई लिखाई भी यहीं से शुरू हुई थी और ये सपना भी यहीं से शुरू हुआ था कि मुझे मुंबई जाना है और मुझे एक्टिंग फील्ड में ही अपना करियर बनाना है। तो स्टार्टिंग में तो मोस्टली डांस के शोज़ करके ही मैं उसमें ही अपने आप को थोड़ा सा सोचता था कि हाँ यही काफ़ी है मेरे लिए। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते गए, उम्र होती रही और 12th मैंने किया यहाँ से, फिर उसके बाद कुछ लोग मुझे मिले जो कहीं ना कहीं एक्टिंग से रिलेटेड थे, थिएटर वगैरह करते थे दिल्ली वगैरह में। तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि आप थिएटर करो, एक्टिंग लाइन में अगर आपको जाना है तो थिएटर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बोला कहाँ से करें थिएटर जो है, तो उन्होंने बोला कि आप दिल्ली से शुरू करो और अब फिर उसके बाद मुंबई जाओ। तो मैंने सोचा मुंबई जाना ही है तो फिर उसके बाद वहीं से ही, जहाँ पे मेरी कर्म भूमि है एक तरीके से देखा जाए, तो मुझे वहीं से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो मैं मुंबई जाके मैंने वहीं से ही थिएटर ज्वाइन किया, अंक थिएटर ग्रुप, जो आज भी चालू है। और बस यही जर्नी रही है मेरी और तब से मैं कंटिन्यू थिएटर कर रहा हूँ और टीवी शोज़ भी करता रहता हूँ बीच बीच में। जो अच्छे मुझे शोज़ आते हैं, कैरेक्टर आते हैं जो लगता है कि हाँ मुझे करने चाहिए, तो वो भी मैं करता रहता हूँ। और थिएटर क्या है कि वो मेरी नींव है एक तरह से, और वो मुझे नींव हमेशा रखनी है, इसलिए मैं थिएटर हमेशा करता रहूँगा जब तक प्रभु की इच्छा है, जब तक जो हो सकता है। तो रवीश जी, जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ वो ये है कि ओटीटी की दुनिया में जब हर कोई, एवरीवन इज ग्लूड टू योर फोन स्क्रीन, टू देयर फोन स्क्रीन, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या थिएटर कहीं ना कहीं बैक सीट ले रहा है? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं मानूंगा कि थिएटर बैक सीट ले रहा है, बैक सीट ले रहा है, या फिर ये कहें कि ओटीटी की एक अपनी एक अलग ऑडियंस है, उसमें हर तरह के लोग हैं जी। बच्चे भी देखते हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, जिसके पास जैसे समय है उसके हिसाब से। बट थिएटर एक अलग एक्सपीरियंस है, अलग चीज़ है, लाइव है। अगर आपको एक्ट देखना है किसी का तो आप लाइव देख सकते हो, लाइव का एक अलग ही मज़ा होता है देखने का। जैसे आप मैच लाइव देखते हैं, उसका एक अलग एंजॉयमेंट लेता है इंसान जो है, वो एक अलग ही एटमॉस्फेयर रहता है वहाँ पे। ऐसे ही थिएटर का है। अब इतनी सी स्क्रीन में आप ओटीटी देखते हैं तो आपको क्या समझ आएगा? सिर्फ आप भद्दी जो आजकल की जो चल रही हैं वेब सीरीज वगैरह, उनको देख करके आप खुश हो जाते हैं, थोड़ा सा आपका टाइम पास हो जाता है और घंटों हम उसमें ही बिता देते हैं। हमें नहीं पता होता कि हम कितने एपिसोड हमने देख लिए हैं, और वो क्या आपको बांध देता है जी। ओटीटी वगैरह, आपके सारे काम खत्म कर देगा वो जो है, आप बाकी कुछ कर नहीं पाओगे। बट थिएटर क्या है कि आपको घंटे 2 घंटे के लिए आपको उतना ही, सिर्फ उतना ही बांधता है, आपको इतना लंबा नहीं बांधेगा बाकी जो है। जी। तो थिएटर प्लेज का एक अलग एटमॉस्फेयर है और ओटीटी का एक अलग है, बट दोनों में कंपैरिजन नहीं हो सकता है। जी। हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जैसे आज के समय में जब से एआई आना शुरू हुआ है, तब से काफ़ी चीज़ें जो है कम हो गई हैं आज की डेट में। जैसे काफ़ी लोगों के काम खत्म हो गए हैं एआई के आने की वजह से। तो एआई ने इंडस्ट्री पे थोड़ा जो है अपना कमांड करना शुरू किया है अभी जैसे कि एक स्टार प्लस पे एक शो शुरू हुआ है, महाभारत से रिलेटेड है, वो पूरा का पूरा एआई है जी। आपने भी शायद उसका ऐड देखा होगा। तो उसमें एक्टर्स का काम खत्म, उसमें कहते हैं कि डबिंग आर्टिस्ट का काम खत्म, उसमें बस आपको बस एक टेबल पे बैठना है, आपको कंप्यूटर पे रहना है और बस आपको बनाना है, बस सीधा, बस सबका काम जो है वो खत्म हो चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि थिएटर एक ऐसी चीज़ है, वो कभी उसका ना तो कभी एआई बन सकता है, ना ही वो चीज़ कभी खत्म होने वाली है, वो हमेशा चलेगी। तो आपकी जो दमदार आवाज है, ये क्या थिएटर की देन है? हाँ, यू कैन से एक्चुअली है, इसमें थोड़ा थिएटर का बहुत ज़्यादा योगदान है और इसमें वॉइस मॉड्यूलेशन का भी, इसमें जो मैंने कोर्स किया था उसका भी योगदान है, और हम जो सारे गामा पा जो अपना हारमोनियम पे करते हैं उसका भी योगदान है। उसके काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज हैं जी।
बट लेकिन एक एक्टर के लिए आवाज़ बहुत ज़रूरी है, शब्द बहुत ज़रूरी हैं, डिक्शन बहुत ज़रूरी है, और आपकी हिंदी, उर्दू, बाकी जो लैंग्वेजेस हैं वो आप जितना सीख सकते हैं, इस लाइन में आपका कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जितना सीख सकते हैं इस लाइन से रिलेटेड आप सीखना चाहिए इसमें, अगर आपको इसमें करियर बनाना है तो। जी। मैं तो कहता हूँ कि आप किसी भी फील्ड में हैं, आपको जितनी भी नॉलेज हो किसी भी चीज़ की, वो आपके लिए प्लस पॉइंट ही रहेगा। तो आवाज़ तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, इसकी मुझे देन है। तो रवीश जी, मैं जानना चाहूँगी कि क्योंकि आप थिएटर करते रहते हैं, तो कितने प्लेज आप कर चुके हैं अभी तक, एंड कौन कौन सी कंट्रीज में कर चुके हैं, और आपका कौन सा अपकमिंग प्ले है जो हम लोगों को देखना चाहिए, वी शुड लुक आउट फॉर? प्लेज मोस्टली मैं देखा जाए तो 10-12, आई थिंक 15 के आसपास मैं प्लेस कर चुका हूँ, और उनके शोज़ मैंने काफ़ी किए हैं। बाकी सिंगापुर में मैंने शोज़ किया है, दुबई में भी किए हैं, और थाईलैंड में भी मैंने शोज़ किए हैं, और इंडिया में तो काफ़ी जगह किए हैं। इंडिया का तो कोई, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई स्टेट छूटा होगा, तो मोस्टली बहुत जगह किए हैं। और जो हमारा जो नेक्स्ट प्ले है, जो अभी हम कर भी रहे हैं, वो है सीता बनवास जी। और उसके आई थिंक 8-9 शोज़ हम कर चुके हैं मुंबई में, और अभी नेक्स्ट हम लोग लखनऊ में करने वाले एक शो जनवरी में, और फेब में हम करेंगे NSD भारंगम फेस्टिवल में। ऑलराइट। तो वो प्ले एक्चुअली देखने लायक है, तो उसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर है मेरा, जो सौभाग्य से मिल गया मुझे। तो वो एक्चुअली कुछ लोग हैं जो, अगर दिल्ली वाले जिनको प्ले देखना है और एंजॉय करना है, प्ले समझना है, तो वो ज़रूर आए भारंगम फेस्टिवल में, उस प्ले को ज़रूर देखें, सीता बनवास को। तो रवीश जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि जो भी आपने अपने न्यू प्ले के बारे में बताया है, सीता बनवास, आप इसमें किस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं? क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं आप इसमें? इसमें जो कैरेक्टर का नाम है मेरा, वो नाम है दुर्मुख, और वो श्री राम का जो है बहुत ही प्रिय और उनका कहते हैं कि विश्वसनीय अनुचर है, जो हर जगह की खबरें रखता है, और श्री राम का बहुत ज़्यादा डिवोटी है, और उनके लिए हमेशा हाजिर रहता है। तो ये कैरेक्टर है, और इस कैरेक्टर को करने के लिए सबसे पहले तो यही है कि आपके अंदर एक डिवोशन होना चाहिए, आप डिवोटी होने चाहिए, भक्त जिस कहते हैं कि भक्त होना चाहिए, वो भक्ति होनी चाहिए आपके अपने प्रभु के लिए, अपने राजा के लिए। तो ही ये चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हैं, आप रियल लाइफ में कैसे हैं। जी। अगर आप रियल लाइफ में डिवोटी हैं, अगर आप रियल लाइफ में कहते हैं कि आध्यात्मिक आप से जुड़े हुए हैं, तो आप इस तरह के कैरेक्टर आराम से कर लेंगे। बट अगर आप नहीं है, तो इस तरह के भक्ति में कैरेक्टर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, जो कि मुझे एटलीस्ट लगा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसके लिए। बट हाँ, डायलॉग के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी, और कैरेक्टर को इसको जैसे सर मुझे बताते थे, अतुल सर जो डायरेक्टर हैं इनके, अतुल तिवारी सर, वो मुझे बोलते थे कि हर लाइन का एक अपना मतलब है इस डायलॉग में, जो मैंने लिखा है बहुत तरीके से लिखा है, तो उसको तुम्हें बहुत इमोशनली और बहुत फील के साथ बोलना है। तो कैरेक्टर में चैलेंजिंग तो रहा मेरे लिए, बट चैलेंजिंग बस इसलिए रहा क्योंकि इसके डायलॉग थोड़े राइम में है, और राइम के ज़रिए मेरा ये आई थिंक पहला प्ले है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे डायलॉग्स याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है। बट आज की डेट में लेकिन ये है कि बहुत स्मूथली सब हो गया है, तो अभी वो जबान पे एकदम रट चुके हैं, इतना मैंने उसको पढ़ा है, इतने 7-8 मैंने शो कर लिए हैं इसके, तो वो एक तरीके से चढ़ चुका है जबान पे, और उसको अब खेलने में उसमें मज़ा आता है। तो अब मैं उसको करता हूँ तो बहुत फील करके, बहुत अच्छे से उसको रिलैक्स होकर और बहुत अच्छे से करता हूँ, और फील करके करता हूँ, वो बहुत मेरे लिए प्लस पॉइंट है एक तरीके से। जी। और ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ, जो डायरेक्टर हैं इसके अतुल सर, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला है, क्योंकि वो NSD के पास आउट है। तो मेरे लिए ये भी एक प्लस पॉइंट था कि हाँ, मेरे डायरेक्टर जो हैं वो NSD से हैं, और उनसे मैं सीख रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं मैंने जो मेरे आगे काम आने वाली हैं, जी। जो भी मैं कैरेक्टर आगे निभाऊंगा सीरियल्स में या थिएटर में, वोटेवर जो भी है, तो वो भी है। और दूसरी बात, जो हमारा ग्रुप है अंक थिएटर ग्रुप, उनकी जो प्रोड्यूसर हैं प्रीता माथुर जी, उनका मुझ में विश्वास कि हाँ ये कर लेगा, इस करके कैरेक्टर दिया गया, और उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया करने के लिए। जी। तो रवीश जी, आप मुझे थोड़ा और बताएंगे इस प्ले के बारे में? ये जो प्ले है, ये जो हमारी सीता माता जी हैं, उनकी लाइफ से रिलेटेड है, और उत्तरकांड जो है
उस चीज़ को हमने उसमें डालने की कोशिश की है। जी। जो लंका से जो है सीता जी को जब राम जी लेके आ जाते हैं अयोध्या, उसके बाद की ये कहानी है। तो सीता जी की लाइफ के बारे में थोड़ा सा दिखाया गया है इसमें कि सीता जी ने बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में और बहुत कुछ सहन भी किया है। हमेशा परीक्षा उन्होंने ही दी है ज़्यादा करके। श्री राम प्रभु तो जो है मोस्टली प्रजा के बारे में सोचा उन्होंने। तो इसमें सीता जी को और थोड़ा सा यही कि महिलाओं को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है कि उन्होंने हमेशा से ही योगदान दिया है अपना, जो है हमेशा से ही कहते हैं कि हर चीज़ में उनको दबाने की कोशिश की है पहले से ही जो है। बट आज का समय ऐसा नहीं है, कहने का यही है कि लेकिन पहले तो हमेशा ऐसे ही होता था। बट यही है कि हमेशा सीता ही क्यों परीक्षा दे या किसी भी तरह की क्यों दे भाई परीक्षा, क्योंकि सब एक लेवल में है। आई थिंक पुरुष भी स्त्री भी सब एक ही लेवल के हैं, तो हमेशा क्यों दे, क्योंकि राम जी भी तो अलग रहे थे उनसे जो है। जब सीता जी जैसे अलग रही हैं, राम जी भी अलग रहे थे। बट नहीं कोई उंगली उठा सकता उन पे जो है, क्योंकि वो राम जी थे। तो ये प्ले मेरे हिसाब से सबको देखना चाहिए, थोड़ा समझने को की कोशिश भी करनी चाहिए इसमें। और दूसरी बात ये भी है कि इस प्ले में एक्टिंग आपकी और जो भी हम लोग कर रहे हैं वो तो लाइव है ही। इसमें लाइव म्यूजिक भी है, ओके। इसमें लाइव सिंगिंग भी है। तो हम लोग सब कुछ लाइव ही कर रहे हैं इसमें। ओके। डांस भी कर रहे हैं, गाते हुए हम लोग गाना भी गा रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं। 2 सवा 2 घंटे आपके कैसे निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और आपकी आंखों में आंसू भी होंगे, आप खुश भी होंगे, आप गुस्सा भी आएगा आपको। तो एक तरह से इमोशंस जीने का जो होता है ना कि आप लाइव वो चीज़ें देख रहे हैं। जैसे हम कोई फिल्म देखने जाते हैं तो हमें आंसू भी आ जाते हैं, थोड़ा कभी हमें हंसी भी आ जाती है। बट यहाँ पे आपको लाइव देख करके वो जो कहते हैं ना, वो एक जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अलग है ये टिपिकल रामलीला नहीं है, इसको नहीं कह सकते वैसे, क्योंकि हमारा ड्रेस भी, हमारा जो कॉस्ट्यूम है वो भी एकदम अलग है। अच्छा। हाँ, थोड़ा इसको पारसी लुक दिया गया है प्ले को। तो वैसा कुछ नहीं है ताम झाम की भाई आप मुकुट लेके चल रहे हैं वैसा कुछ जो है, तो ऐसा कुछ नहीं। एकदम डायरेक्टर ने बोला कि भाई मुझे मेरे एक्टर पे फोकस करना है, इसलिए उसमें हनुमान जी भी अगर हैं तो वो बहुत बॉडी बिल्डर नहीं है। अच्छा। बहुत नॉर्मल है, ताकि लव कुश जो बच्चे हैं उनको उठा के आराम से ले जाए। वो ऐसा कुछ रखा हुआ है। थोड़ा तो कॉमेडी थोड़ा सेक्शन रखा गया है हनुमान जी को, लव कुश का थोड़ा सा, तो उसमें हंसी आती है लोगों को। तो थोड़ा इसको स्मूथ बनाया गया है प्ले को, और सोचने के लिए थोड़ा इसमें मजबूर किया गया है लोगों को। जब वो उठेंगे देख करके तो वो थोड़ा सोचेंगे। मतलब अपने साथ वो विमेन एम्पावरमेंट वाली चीज अपने साथ लेके जाएंगे कि हर बार औरतों को ही क्यों झुकना पड़े या क्यों अग्नि परीक्षा देनी पड़े हमेशा, आज भी। जी। तो वही चीज है कि भाई दोनों जब एक ही लेवल के हैं और दोनों एक ही कैटेगरी के लोग हैं, हस्बैंड वाइफ हो या कोई भी हो चाहे, तो दोनों को बराबर का मौका देना चाहिए। जी। कि भाई नहीं हमारी वाइफ तो घर जो बहू है वो घर में ही काम करेगी, अब बाहर जाएगी नहीं यार। अब हस्बैंड जाता है बस वही उतना ही काफी है। क्यों भाई, उनके भी तो सपने हैं, उनका भी तो कोई ड्रीम होगा करने का। कभी पूछा आपने? नहीं पूछा है। मौका सबको देना चाहिए। बिल्कुल। तो रवीश जी, मुझे लगता है हम सबको आपका ही प्ले जाके देखना चाहिए, एंड आई थिंक इट्स अ थॉट प्रोवोकिंग प्ले व्हिच वी ऑल शुड वॉच। तो इसी से मिलता जुलता एक सवाल और है मेरे दिमाग में कि फिल्म इंडस्ट्री में भी कहीं ना कहीं पहले के टाइम पे या हम सुनते आए हैं कि मेल आर्टिस्ट को ज्यादा तवज्जो दिया जाता था एज कम्पेयर टू फीमेल आर्टिस्ट। तो क्या ये अभी भी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा है? क्योंकि आप दिन रात वहाँ काम करते हैं, तो आपका क्या परसेप्शन या पर्सपेक्टिव है इसके लिए? जी हाँ, अभी तो खैर बहुत टाइम से चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं पहले से जो है, और फीमेल्स के लिए रास्ते खुले भी हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट जो हैं वो फीमेल से रिलेटेड बने भी हैं। सीरियल्स में भी आज की डेट में आज की देखें तो कहानियाँ जो हैं वुमेंस रिलेटेड ही आ रही हैं, और जो मेल हैं वो खाली सिर्फ सपोर्टिंग कास्ट रह गए हैं आज की डेट में। तो कहने को वो लीड हैं बट वो सपोर्टिंग कास्ट हो गए हैं अभी। बट जो भी आज की डेट में सीरियल्स के जो टाइटल्स हैं, आप किसी को भी देख लीजिए, लड़की को जो भी इसमें एक्टर हैं उनको आगे सबसे पहले रखा जाता है। पोस्टर्स में देख लीजिए, वैसे भी देख लें, तो चीज़ें तो चेंज हुई हैं पहले के मुकाबले। और पहले जैसे कि हम जैसे देखते थे कि हीरोइस्टिक फिल्में सिर्फ उसमें हीरो ही दिखता था, हीरोइन को उसमें इतनी तवज्जो नहीं मिलती थी। बट आज की डेट में आप जितने भी फिल्में देखते हैं कहीं ना कहीं उनको बराबर का फुटेज मिलता है। हीरोइन को भी जो है, जितना हीरो उसमें इम्पोर्टेंट है उतना ही हीरोइन भी उसमें इम्पोर्टेंस रखती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो चीज़ें चेंज हुई हैं पहले के मुकाबले। तो रवीश जी, अब मैं आपसे एक
अलग सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि रवीश राठी असल में हैं कौन? इतने कैरेक्टर्स आप प्ले करते हैं, चाहे थिएटर हो या वैसे सीरियल्स हो, तो आपको कैरेक्टर में रहना होता है ना? हम किसी से भी पूछते हैं, वो कहते हैं हम कैरेक्टर में हैं। तो हु आर यू एक्चुअली? अगर कोई आप अपने आप को डिफाइन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? मैं अपने आप को एक बहुत ही नॉर्मल इंसान, बहुत ही साधारण इंसान और शांत और बहुत काम इंसान अपने आप को देखता हूँ। और हर चीज़ को या कोई भी सिचुएशन हो उसको जल्दबाजी में नहीं और बहुत ही कामली मैं उसको सॉल्यूशन ढूंढने की या उसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ जो है। तो रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो मैं बहुत शांत हूँ और गुस्सा मैं नहीं करता हूँ कभी भी। बहुत रेयर मुझे गुस्सा आता है। स्क्रीन पे भले ही चाहे मैं गुस्से का कोई भी कैरेक्टर कर लूँ, लेकिन रियल लाइफ में बहुत शांत हूँ मैं और डिवोटी बहुत हूँ। इसी वजह से भगवान से मेरा एक अलग कनेक्शन है और इसी वजह से मैं बहुत रिलैक्स फील करता हूँ अपने आप को और कामनेस मेरे अंदर है। और जब भी मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हूँ, अपनी आंखें बंद करता हूँ, लंबी सांस लेता हूँ और सिर्फ भगवान को याद करता हूँ, मुझे लगता है कि सब ठीक है। और इंसान को एटलीस्ट अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी काम में जल्दबाजी करनी भी नहीं चाहिए जी। और हर चीज़ का सॉल्यूशन है आज की डेट में। अगर आप शांत मन से और शांत दिमाग से अगर सोचें तो बहुत कुछ आप सोच सकते हैं, लेकिन शांत रह के, गुस्से से या कुछ भी, क्योंकि गुस्सा किसी भी चीज़ का हल नहीं है। हर चीज़ को आप सॉल्यूशन शांति से ढूंढ सकते हैं किसी भी चीज़ का। तो मेरे हिसाब से जैसा मैं सोचता हूँ कि जैसा इंसान होता है तो वो कोशिश करता है कि सामने वाला भी वैसे ही रहे। मेरी जैसी सोच है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे दोस्तों की या मेरे जो कॉलीग्स हैं उनकी भी लगभग वैसी सोच रहे, तो ही आप उनसे बात कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपकी सोच नहीं मिलेगी तो आप नहीं बात कर पाओगे। आप एक बार मिलोगे दोबारा मिलोगे ही नहीं कि यार ये मेरे टाइप का बंदा नहीं है, जैसे कि हम मोस्टली बोलते हैं कि यार ये मेरे टाइप का बंदा नहीं है। तो इसीलिए मैं तो शांत ही हूँ, बस मैं तो अपने आप को शांति देखता हूँ जो है। क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन लोगों के अंदर स्टार सिंड्रोम होता है, इन द सेंस उनके सामने आप बात कर, बिकॉज दे हैव टू कैरी देमसेल्व्स इन अ पर्टिकुलर वे। करेक्ट। तो जब आप किसी से बात करते हैं तो आप रवीश होके बात करते हैं या आप इंडस्ट्री में एक आर्टिस्ट है वो उस तरीके से बात करते हैं? डिपेंड्स मैं बात किससे कर रहा हूँ। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं रवीश होके बात कर रहा हूँ। जी। अगर मेरे सामने कोई डायरेक्टर बैठे होंगे तो मैं उस वक्त अपने आप को दिखाने की कोशिश करूंगा कि सर मैं एक एक्टर भी हूँ, सर आप मेरा काम देखिए जो है ये वो। तो डिपेंड करता है कि मैं बात किससे कर रहा हूँ, तो सामने वाले पे डिपेंड करता है। और कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो सिचुएशंस के हिसाब से चेंज होती हैं। जी। हम जैसे कि घर में रहते हैं तो अपनी माँ से हम अलग रिलेट करते हैं, अपनी सास से हम अलग रिलेट करते हैं, हस्बैंड से अलग रिलेट करते हैं। तो जगह जगह रियल लाइफ में भी देखा जाए तो आदमी ऐसे चेंज होता है। जी। वो एक ही कैरेक्टर में हमेशा नहीं रह सकता है। पूरे दिन में पता नहीं हमें खुद को नहीं पता होता कि हम घर में कितने कैरेक्टर निभा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा भी है। तो मैं तो मतलब मोस्टली अपने आप में ही रहने की कोशिश करता हूँ वैसे, लेकिन हाँ मुझे पता है कि मुझे यहाँ से काम लेना है तो मुझे अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है। तो वो चीज़ें वहाँ चेंज हो जाती हैं। तो रवीश जी, अब अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि टैलेंट के अलावा एक एक्टर में ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो उसको एक्टर से बढ़ के बनाती हैं? टैलेंट एक्चुअली मेरा मानना है कि इंडस्ट्री में 25% या 30% ही टैलेंट काम करता है। बाकी चीज़ें जो हैं वो आपकी काबिलियत है। काबिलियत में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हाउ टू टॉक टू अदर्स, हाउ टू बिहेव टू अदर्स। जो आप शूट पे जाते हो तो शूट पे आपके वहाँ पे हज़ारों लोग मिलते हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और असिस्टेंट्स भी होते हैं और स्पोर्ट तक होते हैं जो चाय पिलाते हैं। अब हम एक हर किसी के ओहदे के हिसाब से हम बात नहीं कर सकते हैं, बट यह है कि हम रिस्पेक्ट दे सकते हैं सबको जो है। और डायरेक्टर का रिस्पेक्ट एक अलग होता है, स्पोर्ट वाले का रिस्पेक्ट एक अलग होता है, लेकिन उसको हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं जी। कि आप उनको कुछ भी उल्टा सीधा बोल के आप बुलाएं कि नहीं अरे ये वो सब चाय पिला रही है वो, इस तरह से। हर कोई रिस्पेक्ट का अधिकारी है आज की डेट में। आप जितना रिस्पेक्ट देते हैं उतना आपको डबल मिलता है। तो आपको कैसे बिहेव करना है शूट पे जा करके, वो सारी चीज़ें काउंट होती हैं इसमें। और आप टाइम के कितने पंचुअल हैं, आप शूट से कितना पहले पहुंच रहे हैं,
आप अपना पूरा काम किस तरह से कंसिस्टेंसी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप अपने करेक्टर को लेके कितना सीरियस हैं, या सिर्फ आप खेल समझ रहे हैं कि हाँ हो जाएगा यार ये सब जो भी है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं। आप जिस करेक्टर को प्ले कर रहे हैं, आप उसमें अपने आप को कितना फील कर पा रहे हैं, कॉस्ट्यूम जो आपको मिला है उसको पहनने के बाद आप क्या फील कर रहे हैं, और खुद को देखें पहले शीशे के सामने खड़े होके कि भाई मैं वाकई में राजा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, या मेरे अंदर वो चीज़ है कि नहीं है, नहीं है तो लेके आओ। तो इसमें सिर्फ टैलेंट पे काम नहीं करता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। तो उसको बोलते हैं काबिलियत होना, इंसान को काबिल बनना उस हिसाब से। तो इंडस्ट्री में जिसको भी काम करना है, करियर बनाना है, तो सिर्फ एक्टिंग करने से, डांस करने से, फाइट करने से, गाना गाने से, या जो भी अदर एक्टिविटी है वो करने से आप एक्टर नहीं बनेंगे। आपको ये चीज़ें जो आउटसाइड की हैं इनको भी ध्यान में रखना होगा। तो मुझे लगता है ह्यूमिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है Correct. आपको एक्टर बनाने में। करेक्ट, करेक्ट। राइट। और रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी मेरे अंदर जो चेंज आया है मुंबई में रहने के बाद में, कि मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं बहुत शांत हो गया हूँ, या मैं किसी से डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं करता हूँ। मेरे मुंह से बहुत रेयर कभी किसी के लिए अब्यूजिव कोई वर्ड्स निकलता है। तो मैं कहीं ना कहीं अपना को देखता हूँ कि यार मैं और जैसा तो नहीं हूँ एटलीस्ट। जी। मैं अगर रिस्पेक्ट किसी को दे रहा हूँ तो वो मेरे अंदर अब बस चुका है कि अगर मुझे सामने वाला भी गलत तरीके से बात कर रहा है तो मैं तब भी शांत हूँ, कोई बात नहीं, आप अपना कर्म कर रहे हो, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। जी। मैं आपके जैसा नहीं हूँ, ना बन सकता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं चेंज मेरे अंदर आया है, और ये बहुत अच्छा चेंज होता है जो हर इंसान के अंदर होना चाहिए, जी। ताकि आपकी जिंदगी सुख में रहे, आप खुद सुखी जी। रहें, खुश रहें। और कौन आपके बारे में क्या कह रहा है ये चीज आप कभी दिमाग में ना रखें, वरना आप जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। आप अपना काम करते रहें, इधर से सुने इधर से निकाल दें, दैट्स इट। ना किसी पछड़े में पड़ेंगे, ना किसी झगड़े में पड़ेंगे, जी। खत्म बात। राइट। तो इसका मतलब ये जो आपने अदर साइड ऑफ द स्टोरी बताई है, बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री में हम ये सुनते हैं अक्सर कि एक्टर्स टाइम से नहीं पहुंच रहे हैं, या दे आर नॉट डिसिप्लिन्ड इनफ, सुबह का शूट है रात पे पहुंच रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज कमेंडेबल एंड आई रियली अप्रिशिएट जो आप अपने साथ ह्यूमिलिटी लेके चल रहे हैं। आई थिंक हमारे फ्रेंड्स को भी बहुत अच्छा लगेगा ये सुन के कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ये चीज एक्चुअली मैंने आज भी अगर मैं बोलूं तो बच्चन साहब के अंदर आज भी है। समय से पहले पहुंचते हैं शूट पे और सबको बराबर रिस्पेक्ट देते हैं, भले चाहे वो केबीसी का सेट हो, चाहे वो किसी फिल्म का सेट हो। वो अपना काम बड़ी शालीनता से करते हैं, बड़ी ईमानदारी से करते हैं। और डायरेक्टर चाहे कितना भी यंग हो, चाहे कोई न्यू हो, चाहे कैसा भी हो, सबको सर करके बात करते हैं आज भी जो है, और रिस्पेक्ट देते हैं सबसे पहले। बट मेन यही है कि बंदा आज भी टाइम से पहले पहुंचता है जी। और अपना काम ईमानदारी से करते हैं। तभी तो वो अमिताभ बच्चन है। जी हाँ, इसलिए वो सदी के नायक हैं। जी। तो ऐसे लोगों से हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए लाइफ में जो है, और बड़े शांत रहते हैं, बहुत कूल, एकदम रिलैक्स जो है। राइट। तो रवीश जी, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे, कि आपका स्केड्यूल आई एम अज्यूमिंग बहुत हेक्टिक रहता होगा विद थिएटर्स एंड एवरीथिंग, तो ऐसी कौन सी जगह है जो आपको मेंटल पीस देती है और जहां आप जाके आपको लगता है कि आप बिल्कुल अनवाइंड कर सकते हैं अपने आप को? प्रेरणा जी, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा मुझसे कि इसमें रिलैक्सेशन के लिए जगह कौन सी है मेरे लिए जो है। तो मैं हमेशा जिसे हम योग नगरी ऋषिकेश कहते हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इस मामले में मुझे अच्छी लगती है जगह। और मैं जब भी मेरठ आता हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक बार तो कम से कम ऋषिकेश जाऊँ 2-3 दिन के लिए, और वहाँ पे जो परमार्थ निकेतन जो आश्रम है वहाँ मैं जाऊँ और थोड़ा वहाँ रहूँ, लोगों से मिलूँ, और जो वहाँ के जो गुरु लोग हैं, संत लोग हैं, उनके थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं शांति जो होती है एक हर किसी की लाइफ में वो ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि हम लोग बहुत हेक्टिक लाइफ जी रहे हैं। जी। सब लोग, मैं ही नहीं, बहुत लोग जो हैं, उनको रिलैक्स करने के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, अपनी सोल को रिलैक्स करने के लिए ऐसी जगह जाना बहुत ज़रूरी है। बजाय कि हम पार्टीबाजी करें या डिस्क में जाएं या कहीं ऐसी जगह जाएं कि भाई बहुत धूम धड़ाका हो रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। ऐसी जगह आपको रिलैक्स नहीं मिलेगा। रिलैक्स जो होता है आपको हमेशा ऐसी ही जगह मिलेगा जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे आश्रम वाला पूरा एटमॉस्फेयर हो, स्पिरिचुअल हो, अध्यात्म से जुड़ा हुआ हो। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर किसी को एटलीस्ट
साल में तो एटलीस्ट एक बार जाना चाहिए ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको अपने माइंड को, अपने सोल को आप रिफ्रेश कर सको जो है। जी। तो जब भी मैं वहाँ से थोड़ा सा थक जाता हूँ या रिलीफ करना मुझे लगता है कि यहाँ रिलीफ करना चाहिए, तो मैं होम टाउन आता हूँ और होम टाउन से मैं फिर ऋषिकेश जाता हूँ जी। 2-3 दिन के लिए। तो मुझे अच्छा लगता है, तो मेरे लिए तो वही है। तो आप रोज रोज में क्या ऐसा कुछ टास्क करते हैं जो आपको थोड़ा रिलैक्स करता है, which prepares you for the day, या फिर you end your day with that? मेडिटेशन है। मेडिटेशन में जब भी मुझे समय मिलता है, थोड़ा बहुत जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं मेडिटेशन करता हूँ। बस अपने आप में अकेला रहता हूँ और बैठ जाता हूँ आंख बंद करके। जी। ब्रीदिंग पे थोड़ा सा ध्यान देता हूँ अपनी जो है, और माइंड को जो इधर उधर भाग रहा रहता है उसको थोड़ा एक जगह फोकस करने की कोशिश करता हूँ। तो यही चीज़ होती है। मेन तो मेडिटेशन ही होता है जो आपको रिलैक्स कर सकता है। जी। पूरे दिन की थकान आप उतार सकते हो मेडिटेशन से। तो अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज है तो, अदरवाइज नहीं है तो आपको सीखना चाहिए मेडिटेशन कैसे होता है। बहुत लोग ये कहते हैं कि यार मुझे तो सिगरेट पी के थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, मुझे ड्रिंक करके रिलैक्स फील होता है, लेकिन नहीं, वो सब बेकार की चीज़ें हैं। मेडिटेशन बेस्ट मेडिसिन है आपको रिलैक्स करने के लिए। जी। इस वाले को रिपीट करो। हाँ, मेडिटेशन जो है वो एक बेस्ट मेडिसिन है आपको रिलैक्स करने के लिए। जी। तो हमेशा आपको मेडिटेशन करना चाहिए और थोड़ा अध्यात्म में आपको अपने आप को डालना चाहिए। बाकी सबकी अपनी लाइफ है, कोई किस तरह से जीता है, कोई किस तरह से, बट मेरा तो लाइफस्टाइल यही है। Thank you so much, Ravish ji. It was wonderful having this conversation with you. थैंक यू सो मच।